प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, इन तीनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से निरूपित करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी अथवा 1h1 से निरूपित करते हैं और न्यूट्रॉन को 0n1 या स्मॉल n से निरूपित करते हैं। ये इनका निरूपण का तरीका हो गया। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, इस पे जो आवेश होता है ये भी क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ध्यान से देखोगे तो इनका फिगर जो है अप्रॉक्स में होता है। ठीक, जो चार्ज का जो वैल्यू होती है एक जैसी ही होती है। फ़र्क बस इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है, ऋणावेशित चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक, यानी नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो धनावेशित होता है। क्या होता है धनावेशित होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है वैद्युत रूप से इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है। ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है न्यूट्रल होता है, यानी वैद्युत रूप से वैद्युत उदासीन होता है। यानी इसके आसपास अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो इसमें कोई जो है चेंजेज नहीं आएंगे, जबकि इनके तरफ चेंजेज आएंगे, परिवर्तन आएंगे। इलेक्ट्रॉन भी अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो उसमें कुछ न कुछ चेंजेज या परिवर्तन आएंगे। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है इसको 0n1 से भी निरूपित करते हैं। ठीक, इसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अब बात करते हैं इनके जो है द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। द्रव्यमान की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो द्रव्यमान होता है इसका जो मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। अगर द्रव्यमान या मास की बात करोगे, द्रव्यमान या मास की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, केजी होता है। केजी मतलब किलोग्राम। जबकि प्रोटॉन की बात करोगे, प्रोटॉन के ऊपर जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक, अगर न्यूट्रॉन की बात करोगे तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी प्रोटॉन के चार्ज के लगभग बराबर होता है, यानी 1.67 × 10⁻1.6
7 1.67 5 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होता है। अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम देखें, अगर तीसरी डिजिट को मैच कराएं तो ये वेरी कर रही है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यानी 1.6 अगर हम लेंगे, 1.67 लेंगे तो यहाँ भी 1.67 है, और इंटू 10 टू द पावर 27 यहाँ भी है, और इंटू 10 टू द पावर 27 kg ये भी है, ये भी वही है, सेम चीज़ें हैं। तो अगर वेट की बात करें, मास की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है लगभग बराबर होता है। क्या होता है? लगभग बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के मास का अगर एक प्रोटॉन की संख्या अगर हम जान जाते हैं, प्रोटॉन की संख्या अगर हम मास उसका जान जाएं तो उसका हम डबल कर देंगे तो न्यूक्लियस का वेट या न्यूक्लियस का जो भार है वो हमको पता चल जाएगा। यानी प्रोटॉन के जस्ट डबल वेट का भार या न्यूट्रॉन के जस्ट डबल, क्योंकि इनका जो वेट है, इनका जो मास है, लगभग द्रव्यमान दोनों का क्या है? लगभग बराबर है। ठीक, अगर किलोग्राम में ये है, ये वैल्यू हमने किलोग्राम में दे रखी है, अगर इसको तुम ग्राम में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये kg में है। लेकिन अगर इसमें तुम 1000 से क्या कर दो? गुणा कर दो, 1000 से गुणा कर दोगे, अब ये किस में बदल जाएगा? ग्राम में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ 2 किलोग्राम बराबर, अगर तुमको पता करना है कितना ग्राम होता है तो 2 में 1000 का गुणा कर दो। ये 2 में 1000 का गुणा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, यानी 2000 ग्राम। अगर 3 किलो में करना है, 3 किलो में कितने ग्राम होते हैं तो 3 में 1000 का गुणा कर दो। 4 किलो में अगर पता करना है कितने ग्राम होते हैं तो 4 में 1000 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। उसी तरीके से 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम में अगर ग्राम पता करना चाहते हैं तो 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ये तो ये 31, ये लिख सकते हो तुम 10 टू द पावर, अब 3 जीरो हैं तो टू दी पावर 3, ये किस में जाएगा? ग्राम में जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बेस क्या है? बराबर हैं। यानी अगर मान लो a टू दी पावर, मान लो दो a टू दी पावर n है, मल्टीप्लाई a टू द पावर n है, m है, ये n है। ठीक, अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? ये क्या करते हैं, a टू द पावर इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। यानी आपस में जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होती है? आपस में जुड़ जाती हैं, तो वही क्या करेंगे? पावर जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 प्लस 3, तो 30 -31 है, इसमें से 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि ये नंबर माइनस वाली बड़ी है। तो 31 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 28, यानी -28 ग्राम आएगा। ठीक, इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लोगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर, 3 जीरो कट हटाओगे तो ये हो जाएगा -21, माइनस का 21 ग्राम हो जाएगा। इसको भी करोगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम हो जाएगा। ठीक, ये है, ये क्या हो गया?
इनका जो है मास हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का। एक बार हम आपको फिर बता देते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो बराबर होता है, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का भी होता है और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो होता है वो प्रोटॉन का भी होता है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होता है, बस चार्ज तो बराबर होते हैं, लेकिन अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकली इनका बिहेवियर कैसा होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो ऊपर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिकली ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली या वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक, मास की बात करेंगे तो मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम या 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन का तो आप देख लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक, थर्ड डिजिट की फ़र्क होता है, डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट होती है उसी का बस क्या होता है, अंतर होता है। बात करोगे तो प्रोटॉन की तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जबकि न्यूट्रॉन का कितना होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अगर ग्राम में इसको बदलोगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम होगा। ठीक, यानी किसी भी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान जानते हो तो उसके दोगुने के बराबर होगा। ठीक, प्रोटॉन का कितना प्रोटॉन है, मान लो अगर 4 प्रोटॉन है तो 4 प्रोटॉन यानी 8 प्रोटॉन के वेट के बराबर होगा, क्योंकि जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। खोज की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन की खोज हमने बता दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉम्सन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं तो इनके बारे में ये जानकारी है। ठीक, अब बात करते हैं किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस तरीके से अपने ऑर्बिट में अपने कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल का थोड़ा सा मंतर समझना। ऑर्बिट जो होता है वो उसका छोटा भाग होता है। ठीक, ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिटल जो होता है ऑर्बिट का छोटा भाग होता है। ऑर्बिट जो होता है वो बड़ा होता है, ऑर्बिट को कक्षक कहते हैं। इससे जो छोटा होता है ऑर्बिटल्स होता है, सब ऑर्बिट बोल सकते हो, सब ऑर्बिट। इसको कोश भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, कोश भी कहते हैं। इसको उपकक्षक, इसको उपकक्षक या उपकोश, उपकोश के नाम से भी जाना जाता है। सब ऑर्बिट का जो छोटा भाग होता है वो सब ऑर्बिट कहलाता है, यानी उपकक्षक या इसको एक नाम और जानते हैं
इसको ऑर्बिटल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी उप कोश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। ऑर्बिट जो होता है कक्षक होता है। कक्षक का जो फर्दर जो है डिवीज़न किया गया है, यानी वो सब ऑर्बिट में बटा होता है। सब ऑर्बिट जो होता है सब ऑर्बिट में बटा होता है, यानी ऑर्बिटल्स में बटा होता है। सब ऑर्बिट किस में बटा होता है? ऑर्बिटल्स में बटा होता है। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। ऑर्बिट क्या होते हैं? कक्षक कहलाते हैं। सब ऑर्बिट क्या होते हैं? उपकक्षक कहलाते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? उपकोश या उपकक्षक कहलाता है, ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स। तुम लोग को बता दें ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ये हमारा क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के बाहर जो है कक्षाएं जो होती हैं, कक्षक होते हैं, वही क्या होते हैं? ये सब क्या है? ऑर्बिट कहलाएंगे। ऑर्बिट या कक्षक या उपकोश, क्या? कोश। तो अब बात करते हैं कि कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है किस तरीके से वितरित होती है। तो ध्यान देना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो वितरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो किस प्रकार से होता है। जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है किसी भी कोश में, कक्षक में, ध्यान देना, किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट कितनी होती है? 2n²। जहाँ n क्या होता है? जहाँ पे n बराबर होता है कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या, n क्या होता है? कक्षकों की संख्या। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, या इसी को एक नाम और देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पता करनी है तो 2n² कर दें। 2n² का मतलब n क्या है? कक्षकों की संख्या है। यानी पहले कक्षक, यानी n का मतलब कक्षकों की संख्या से मतलब है k, l, m, n ... यानी k को पहली कक्षा माना जाता है, l को दूसरी, m को तीसरी, n को चौथी। यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पता करनी है तो इसका स्क्वायर कर दो। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी है, स्क्वायर कर दो। तीसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों, या यहाँ पे डाल लेना कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर 1, दूसरे कक्षा में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2n², सॉरी 2 का स्क्वायर कर पे फिर क्या करोगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये सब में क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2n² है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, 1 8 है। स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 है। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से
ठीक है, ये जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ी कुछ अलग तरीके से डायग्रामेट्रिकली हम आपको समझाना चाहते हैं। डायग्राम एक दे के समझाएंगे तो बड़ा ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखिएगा कैसे होता है। ध्यान देना, अगर मान लो ये क्लोरीन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होगी। तो अगर हम बात करें इसमें कक्षकों की संख्या, पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्लोरीन में कितनी कक्षा होंगी, तो इसके लिए पहले पहचान करने के लिए पहली कक्षा में क्लोरीन के n बराबर 1, यानी पहली कक्षा में क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2n² होगी। n बराबर क्या है, 1 है, तो 2 में 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 2, यानी क्लोरीन के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। अगर n बराबर हम 2 लेते हैं तो n बराबर 2 हो गया, यानी 2n², ये फॉर्मूला है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, यानी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी 7 इलेक्ट्रॉन और रखना है, तो इसका मतलब ये बाकी नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन वो तीसरी कक्षा में जाएंगे। यानी n बराबर अब निकालना है हमको, कितना, n बराबर पता करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अब जो है यहाँ तक 10 ही इलेक्ट्रॉन भरा गया है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितने होंगे, तो तीसरी कक्षा में 2n² होगा। इसका मतलब ये हो गया 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 18 होगा। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो ये 10 और 20, 10 और ये 20, 8, 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन हमको 28 इलेक्ट्रॉन थोड़ी भरना है, भरना कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम तीसरी कक्षा में 28, टोटल जो है तीसरी कक्षा तक 28 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो कम भरे जा सकते हैं, कम भी भरे जा सकते हैं। इसका मतलब बाकी के जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो तीसरी कक्षा में भरे जाएंगे। अब टोटल जो है 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी तीसरे कोश में मैक्सिमम जो है कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस प्रकार तीसरी कक्षा तक, तीसरे ऑर्बिट तक मैक्सिमम 28 इलेक्ट्रॉन ही केवल भरे जाएंगे। तीसरे कक्षा तक मैक्सिमम 28 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। ये आपका क्या हो गया, नाभिक हो गया। नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा, नाभिक के बाहर ये दूसरी कक्षा, और उसके बाद क्या हो गई, ये तीसरी कक्षा। ठीक, अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है इन द ऑर्बिट में या कोश में, वो क्या है, 2n² है। तो पहले कोश में देखेंगे तो 2n² के हिसाब से अगर डालेंगे तो n बराबर ये क्या है, 1 है, ये n बराबर क्या है, 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर, ऐसे ही हम बनाते चले जाएं, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर 5 है। ठीक, तो n बराबर 1 के लिए तो 2n² होगा, तो 2n² होगा, हम जानते हैं 2n² होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 का 8। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 में 2 का गुणा करेंगे तो 32। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। या 5वीं कक्षा में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6वीं कक्षा होगा, n = अगर हम 6 लेंगे तो 6 का कितना होगा, 36। 36 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 72 होगा। यानी n बराबर 7 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 72 होगी। ठीक, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2n² के हिसाब से ये है। अगर क्लोरीन की बात करोगे
क्लोरीन की बात करोगे तो क्लास 9th में तुमने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा। वो कुछ इस तरीके से होता है, 2, 8, 18, ये 32, ये 50, ये 72 एंड सो ऑन, ऐसे बनाते चले जाओ। 7 का बनाना चाहते हो 7 का, 7 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाहते हो तो निकाल लो। 7 2n स्क्वायर n = 7 बराबर, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 49, 49 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 8 हाथ में 1 और 4 दूनी 8, 1 9, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 98। ऐसे ही निकालते आप चले जाओगे। ठीक, 2, 8, 18, 32, 50, 72, यहीं तक ध्यान दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर क्लोरीन का अगर तुमको निकालना है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 होता है, यानी ये क्लोरीन का क्या हो गया, नाभिक हो गया। ये क्या होगा, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो ध्यान देना, क्लोरीन के नाभिक में कौन रहेंगे, प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। कौन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। ये क्लोरीन की पहली कक्षा, तो क्लोरीन की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। 2, 8 कितना हो गया, 10 हो गया। बाकी जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे। अगर इनको निरूपित करना है तो स्टार के जरिए, निरूपित इलेक्ट्रॉन को स्टार के जरिए दर्शाया जाता है। ठीक, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये नाभिक की ये पहली कक्षा, ये दूसरी, ये तीसरी। इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टार के जरिए दिखा देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्टार या डॉट के जरिए इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाने का जो तरीका होता है, या तो डॉट के जरिए ऐसे, या स्टार के जरिए कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक, तो डॉट से ही दिखा दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट के जरिए दिखा दे रहे हैं। फिर उसको दूसरी कक्षा में 8 है तो 8 दिखा दो, 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी कक्षा में जाएंगे तो 8 हो गए, तो ये 7, इसमें 7 होंगे, 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक, ये तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। फर्दर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। बाकी जो है जब भी पढ़ा करिए आप तो कॉपी और पेन के साथ पढ़ा करिए। ठीक, ओके, थैंक यू।